जय भीम। मैं अशोक दास। हमारे साथ हैं अभी बसपा के वरिष्ठ नेता दद्दू प्रसाद जी। दद्दू प्रसाद जी बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हैं और कांसीराम जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है और बहुजन समाज बनाने पे इनका काफ़ी जोर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके पास। हम इनसे बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो होने वाले चुनाव हैं उस पर और तमाम मुद्दों पर। सर, आपका स्वागत है। जी। सर, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है। जी। आप मध्य प्रदेश में सक्रिय भी हैं, तो वहाँ आप जिन क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं, वहाँ पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है और मध्य प्रदेश में क्या उम्मीद है इस बार? बहुजन समाज पार्टी ने 1996 में राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त की थी और उसको स्टेटस रखना, बनाए रखना बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी को मान्यता प्राप्त है, तो उस रिकॉग्नाइजेशन को भी बनाए रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की कोशिश होगी कि हम बैलेंस ऑफ पावर बन के उभर सकें। और इसलिए जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समूह हैं और उनसे धर्म परिवर्तित करके जो मुस्लिम भाई हैं, तो उनके बीच भाईचारा स्थापित किया जा सके। और भारत में जो शोषण मुक्त समाज बनाने की कल्पना है, जो हमारे सभी संत गुरुओं और महान पुरुषों की रही है, तो उसको साकार करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास वहाँ से हो सके। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव कार्नर मीटिंग, संगोष्ठियों के कार्यक्रम और अभी 26 जुलाई को छत्रपति साहू महाराजा की जयंती के अवसर पर भी हम लोग रीवा संभाग में एक बड़ा कार्यक्रम रैली जैसा करने के प्रयास में हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 2018 का विधानसभा के सामान्य चुनाव होंगे, तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर बन के बहुजन समाज पार्टी उभरना चाहती है। अभी 4 विधायक हैं मध्य प्रदेश में पार्टी के, तो अब अमूमन ऐसा होता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस राज्य में भी चुनाव लड़ती है, सभी सीटों पे चुनाव लड़ती है। जी। तो क्या कुछ खास क्षेत्रों को भी, सीटों को भी चिन्हित किया है आप लोगों ने या फिर सब पे समान रूप से फोकस है? हाँ, नहीं, भिंड से लेकर के और सीधी शहडोल तक, तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो इसमें 90 असेंबली की सीटें बनती हैं। तो इन 90 असेंबली की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा जोर होगा। और हम लोगों ने अभी मालवा क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी का विस्तार हुआ है, तो उधर भी हम लोग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। भोपाल के आसपास का जो इलाका है, तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने पहले से बेहतर इनक्रेज किया है। तो हमें उम्मीद है, अच्छी संभावनाएं हैं कि हम लोग निश्चित रूप से अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में भी माननीय कांसीराम सक्रिय रहे थे और उनका एक जी। सपना था कि मध्य प्रदेश में भी सरकार आए। जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी, उत्तर प्रदेश के बाद वो मध्य प्रदेश में काफ़ी चुनाव के माध्यम से काफ़ी हाँ। सक्रिय थे कि वहाँ पे भी सरकार लाने की कोशिश की जाए। हाँ, तो निश्चित रूप वो से। जो कांसीराम जी का सपना था, है ना, वो वहाँ पे क्या, मध्य प्रदेश में क्या देखते थे जैसे उनको लगता था कि वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आना संभव है? 2003 में भी मानवर कांशीराम जी आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बैलेंस ऑफ पावर के रूप में बन सकती है। परंतु 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया और ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाने से तो फिर वो जो प्लान था और जो लक्ष्य था उस समय नहीं प्राप्त किया जा सका। पर इस समय अभी पिछड़े वर्ग के जो समूह हैं, वो हमारे साथ काफ़ी तेज़ी के साथ जुड़े हैं, जिसमें कुशवाहा समाज है, रैकवार लोग हैं और कुर्मी समाज है और गुर्जर भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ग्वालियर संभाग में अच्छी खासी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। पाल हैं, तो पिछली बार हमारे साथ विधायक भी रह चुके हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोगों के बसपा में जुड़ने के साथ ही तो फिर एक शक्ति बनती है और उस शक्ति के साथ मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मानवर कांशीराम जी का ऐसा सपना था कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने की पोजीशन में हो सकते हैं, तो अब प्राप्त कर सकते हैं उसको। सर, आप बीच में बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए थे। अमूमन ऐसा होता है कि लोग
जब पार्टियां सत्ता में नहीं होती है तो उससे अलग होते हैं जो नेता, और फिर सत्ता में आते ही वापसी होती है। लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी, चुनाव से पहले आप अलग हुए और चुनाव खत्म होने के बाद जब पार्टी सत्ता में नहीं आई, स्थिति खराब है, अभी 19 सीटों पे सबसे कम सीट, तब आप फिर वापस आ गए। तो क्या सोच के फिर आप वापस आए पार्टी में? 28 जनवरी 2015 को मुझे बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और उस समय मैंने एक लाइन ही बात कही थी कि इससे निष्कासित होने के बाद मैं किसी भी शोषणकारी शक्ति के साथ जा कर के अपने गुरु कांशीराम की सीख को और अपनी माँ की दूध को हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। पूरे देश में घूम कर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को चलाने के लिए बहुजन समाज बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज मतलब 6000 जातियों में तोड़े गए समाज को जोड़ने का काम। एक बड़ा काम ये पड़ा हुआ है देश के नौजवानों के सामने, हम सब के सामने हैं और ये ऊर्जा का स्रोत है। अगर जितनी तेज़ी के साथ, जितनी मजबूती के साथ हम बिखरे हुए भारत के मूल निवासी समाज को जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक तीसरी राजनीतिक दल चिरंजीवी शक्ति बन सकती है, जो कभी न मिटने वाली और देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यकता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही शोषणकारी और यथास्थितिवादी शक्तियों की पार्टी है और ये शक्तियाँ इस पे मजबूती के साथ जमी हुई हैं। तो इनकी मोनोपोली है कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, और जो शोषणकारी शक्तियां हैं इन दोनों में ही अपने लिए सुविधा तलाश लेते हैं। तो तीसरी शक्ति अगर उठती है, उभरती है देश के अंदर, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही हो सकती है। देश भर में इस समय काफ़ी संक्रमण का दौर है और कमज़ोरों के लिए बदलाव लाने वाले शक्तियां काफ़ी कमज़ोर हुई हैं, पर उससे ही मैं ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में ही अब पीड़ित लोग अपना आसरा तलाश करके और यहाँ संगठित होंगे। तो लेकिन सर, जिस तरीके से जितनी तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी और उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के बाद ये और स्टेट में भी आगे जाएगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी पिछड़ गई। तो इसकी क्या वजह रही कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने के बाद अचानक से हम और राज्यों में नहीं जा पाएँ, अपनी मजबूत स्थिति दर्ज नहीं करा पाएँ? दिल्ली जैसी जगहों पे पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति थी, आज काफ़ी बुरी स्थिति है, या 12% वोट थे। तो ये क्यों हुआ? कहाँ पे कमी रह गई? हाँ, इसलिए मैं भी महसूस किया है 2017 के चुनाव के पश्चात कि हमें इस संकट के मौके पर अपनी बहन के साथ देना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन है जो बहुजन समाज बनाने का जो अभियान है, उसको कई गुटों में बांटने की एक बेवकूफ़ी ही होगी। तो एक ही मंच पर सबको इकट्ठा किया जाए। डिफरेंसेज हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, कार्य करने के तरीके में भिन्नता हो सकती है, पर हम सबको एक मंच पे इकट्ठा होना होगा बदलाव के लिए। तो इसलिए मैंने बहन मायावती के साथ पुनः हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके साथ हैं। उनको हम चाहते हैं कि स्थापित नेतृत्व है हमारा और वो त्याग और बलिदान से परिपूर्ण है हमारा नेतृत्व, तो उसको हम लोग मजबूत करें। तो जो 2017 के चुनाव के फेल्यूर हैं, तो उसकी कई खामियां रही हैं, जैसे पिछड़े वर्ग के समूह को हम अपने साथ जोड़ पाने में सफल नहीं हो सके, उनकी हिस्सेदारी में कहीं न कहीं हमसे त्रुटि हुई, तो उस कारण से वो हमसे छिटक गए। और हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो 10 बिंदुओं पर आधारित था, उसको हमें पुनर्जीवित करने की पुनः आवश्यकता है। दिल्ली में हमारी मजबूती का कारण भारतीय शरणार्थी आंदोलन था। मानवर कांशीराम जी ने 1987 में कहा कि जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी है उसको बसाने के लिए भारत सरकार ने रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री खोली हुई है। अरबों रुपए का बजट उसके पीछे खर्च किया है। पर देश भर से जो भारतीय लोग हैं गांव देहात से पलायन करके और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बड़े टाउन में आए हुए हैं और दिल्ली में ऐसे भारतीय शरणार्थियों की संख्या जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनकी लगभग 1 करोड़ है और वो नारकीय जीवन जी रहे हैं।
तो उनके लिए बहुजन समाज पार्टी ने 1987 से लेकर के 90 तक एक लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किया और उनकी हालत में काफ़ी कुछ बदलाव भी आए। झुग्गी झोपड़ियों के लिए भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स भी उठाए। तो उसके प्रभाव के कारण दिल्ली में तेज़ी के साथ बहुजन समाज पार्टी एक शक्ति बन कर के उभरी। तो वो आंदोलन हमसे छूटा और जब छूटा तो उसके कारण हमें नुकसान हुआ है। तो सामाजिक परिवर्तन जो 5 बिंदुओं पर आधारित है, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, दूसरा समानता के लिए संघर्ष, तीसरा स्वाधीनता के लिए संघर्ष, चौथा जाति भेद के उच्छेद के लिए भाईचारा बनाने का संघर्ष, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और उनके बीच में ब्रदरहुड स्थापित करने का संघर्ष और इस भाईचारे की बनी हुई शक्ति के बल पर अन्याय, अत्याचार, आतंक और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष। तो इसको कहेंगे कि कन्फर्टेशन, जो इस देश में जुल्म करने वाले लोग हैं। तो माननीय कांशीराम जी ने कहा कि ये 4 स्टेप्स पूरा करने के बाद नंबर 1 स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टेप्स हमें पूरा करना होगा, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी और तीसरा स्ट्रगल फॉर लिबरेशन और चौथा तो स्ट्रगल फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड बिल्डिंग ब्रदरहुड इन ब्रोकन सोसाइटी, तोड़े गए लोगों में भाईचारा बनाने का शक्ति। वो भाईचारा की शक्ति ही हमें मुक्ति द्वार तक ले जाएगी। अगर हम भाईचारा की शक्ति नहीं बना पाते हैं, बहुजन समाज नहीं बना पाते हैं, तो भारत में हम मेजॉरिटी होते हुए 85-90% आबादी होते हुए भी हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए खड़े हैं। और अब तो शिक्षा के लेकर के, रोज़गार को लेकर के भारी संकट है। गांव देहातों में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोज़गार हैं और वो अब मजदूरी जो परंपरागत पेशा था वो उनसे छीन ली गई है। मजदूरी मशीनीकरण तेज़ी के साथ हुआ है और उस तेज़ी के साथ मशीनीकरण के कारण लोग भुखमरी के कगार पे, उनके पास काम नहीं है और वो शहर में भाग के आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ दिनों के काम मिला और अब फैक्ट्रियों से भी छटनी हो रही है और गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है। तो ऐसी सूरत पे हमें रोज़गार के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से ये सामाजिक परिवर्तन का 5 मुद्दों पर आधारित आंदोलन, 5 मुद्दों पर आधारित आर्थिक मुक्ति आंदोलन घनश्याम साहब ने कहा। तो नंबर 1 उन्होंने कहा कि भारतीय भागीदारी आंदोलन, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नंबर 2 भारतीय किसान मजदूर आंदोलन, तो जो खेती है तो उसमें बंटवारा हो खेती का और चीप लेबर फ्री सेक्स के आधार पर जो पूरे देश में भारत के किसान की अवधारणा है वो उसको टूटना चाहिए। किस बड़ा जमींदार किसान और सरकारी अधिकारी और सामंतों के बीच में एक गठजोड़ है, वो नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ा जाए और मज़दूर है जो उसका एक बड़ा पार्ट है तो उसको तैयार किया जाए और खेती का जो खेतिहर मजदूर है उसके पास खेत होना चाहिए, वो खेत का मालिक हो। तो इसलिए जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो उसके आधार पर मानवर घनश्याम जी ने काफ़ी फोकस किया और जब यूपी में सरकार बनाने का मौका मिला तो लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में 95 में और 97 की सरकार ने, बहन मायावती की सरकार ने बहुत बड़ा देश भर में अनोखा काम करके दिखाया, उसके हमें भी अपेक्षित परिणाम मिले। तीसरा भारतीय दस्तकार आंदोलन, जो हमारे परंपरागत पुराने पेशे थे वो छूट गए। तो स्किल डेवलपमेंट के आधार पर और हमारे हाथ में काम आना चाहिए, रोज़गार आना चाहिए, नए तरीके का काम आना चाहिए हमारे पास, मशीन का मालिक हमें होना चाहिए भारत के वीकर सेक्शन को, क्योंकि जब तक हम अब तो मशीन से काम हो रहा है, मशीन के मालिक नहीं बनते हैं तो हम अपने स्वयं के स्रोत आर्थिक नहीं बना पाते। तो भारतीय दस्तकार आंदोलन इस कॉन्सेप्ट पे आधारित था। और चौथा भारतीय सफाई मजदूर आंदोलन, भारतीय शरणार्थी आंदोलन कि देश भर में लगभग आज 20 करोड़ की आबादी है जो गांव से पलायन करके और शहरों में बस गई है और वहाँ उनकी बहुत नारकीय जीवन है, यानी गांव से भी नारकीय जीवन उन झुग्गी झोपड़ियों में उनकी है। ह्यूम पाइप के नीचे रह रहे हैं, वो ओवरब्रिज के नीचे रह रहे हैं, 10 फीट के और नाले से कीड़े निकल करके उनके बिस्तर में घुस जा रहे हैं, रोटियों में घुस जा रहे हैं, खाने में घुस जा रहे हैं।
और उनके हेल्थ का भी कोई प्रबंध नहीं है। ये उन तमाम हाँ, है जिस तो ये भारतीय शरणार्थी आंदोलन के तहत तो इसको बहुजन समाज पार्टी को पुनः पुनर्जीवित करके चलाने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को हम लोग चला देते हैं तो उसके आधार पे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। नए मुद्दे हैं जो शिक्षा के लिए संघर्ष, शिक्षा छीनी जा रही है, जो बेसिक एजुकेशन है वो जानबूझ करके गांव में प्राइमरी स्कूलों को कोलैप्स कर धराशायी कर दिया गया। वहाँ पढ़ाई नहीं, मिड डे मील है। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर चलाओ। नहीं नहीं बिल्कुल आप और आप रोजगार का संकट है। आपके पास मिनिस्ट्री भी थी जी। और ग्रामीण हाँ। विकास की तो तो उसको जी मनरेगा को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया। और मैं समझता हूँ कि जब मनरेगा चलाई गई 2007 में तो मैं मंत्री था, तो भारत में अव्वल था। यानी 10,000 करोड़ रुपया एक साल में हम लोगों ने मनरेगा पे खर्च किया। 10,000 करोड़ खर्च करने का मतलब है कि 6,000 करोड़ रुपया अनिवार्य रूप से मजदूर की जेब में गया, क्योंकि 60% उसमें लेबर कंपोनेंट मैंडेटरी है। तो 6,000 करोड़ रुपया एक साल में उत्तर प्रदेश में अगर मज़दूरों की पॉकेट में जा रहा है तो मज़दूर एम्पावरमेंट हो रहा है। और मनरेगा को हम लोगों ने इस ढंग से चलाया था कि मज़दूर के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। वो सौदा कर सकता था बड़े ज़मींदार से कि मुझे 100 रुपया वेजेज दो, 120 रुपया वेजेज दो तो आपके खेत में आता हूँ मैं, और अन्यथा नहीं आता। तो इसके पहले बार्गेनिंग कैपेसिटी उसके पास नहीं थी, बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसीलिए जो लोग मज़दूर को बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रखना चाहते हैं तो पश्चातकालीन समय में उन लोगों ने मनरेगा को हैरेस किया, डिस्करेज किया और मनरेगा को लगभग बंद कर दिया है। तो इसलिए मानवर कांसीराम जी का जो सपना था कि मैं मज़दूर नहीं, वो ज़मीन नहीं, तुम्हारे मज़दूर छीन लूँगा, तो ऐसा उन्होंने सोचा था। तो उसको हम लोगों ने मनरेगा को लागू किया। इंदिरा आवास की जो स्कीम थी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया गया था। खैर बाद की सरकारों ने उसको ध्यान नहीं दिया है। हम लोगों की पुनः कोशिश है कि बहुजन समाज बना करके हम लोग अब ऐसा भी महसूस हुआ है कि प्रांतों की सरकार के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पूरी आर्थिक और रोज़गार का जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फाइनेंस है जो, और एम्प्लॉयमेंट का जो सब्जेक्ट है वो पूरे देश में तो सेंट्रल के पास है। तो भारत के दलितों, पिछड़ों और इन तमाम आदिवासियों मुद्दों को लेके आप मध्य प्रदेश में भी जाएंगे लोगों के बीच में वो और जा इस ही रहे तरीके हैं। हम से लोग काम कर रहे हैं इस दिशा पे, बॉटम तक बातें पहुंचा रहे हैं। लोग बाग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं और लोग लामबंद हो रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी। मान्यवर कांसीराम जी ने जो एक खाका खींचा था समाज को बनाने का, बहुजन समाज को बनाने का, और उस पर चलते हुए उन विचारों को क्रियान्वित करते हुए देश की सत्ता में आने का, तो ये माननीय कांसीराम जी के मिशन का सिपाही कहते हैं खुद को दद्दू प्रसाद जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की फिर अच्छी से अच्छी जीत हो। कैमरामैन सोनू के साथ में अशोक दास, आप लोग देखते रहिए दलित दस्तक।